चाओ जब बिज़नेस मीटिंग में होता है तो उसे एक जॉब का कॉल आता है, जो उसे काफ़ी अपनी बात के बारे में बता रही होती है। शाओ भी उसे कहने लगता है कि फ़ोन पे, मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ़ बहुत ही टैलेंटेड है, तो उसे तो जॉब मिलना ही था और वो ये यहाँ पे लवी-डवी बातें कर रहा होता है। ये देखकर उसके जितना भी स्टाफ के लोग होते हैं, वो हँसने लगते हैं और कहते हैं, वाक़ई में हमारे बॉस को किसी से प्यार हो गया है। तो वो वहाँ पे शाय फ़ील करने लगता है शाओ भी। आगे घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं, जो यहाँ पर उसे अपनी जॉब के बारे में बता रही होती है और साथ में बताती है कि मेरी बॉस मेरी वही पर्सन है जिन्होंने कुछ समय पहले मेरी हॉस्पिटल में मदद की थी। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे जिस वजह से मैं अपने ब्रदर का ऑपरेट करवा पाई हूँ। वो काफ़ी अच्छे पर्सन है, लेकिन वो हमेशा कवर करके रखते हैं अपना फेस। मैंने उनका अभी तक फेस नहीं देखा। शायद मन ही मन सोच रहा होता है कि अभी मैं तुम्हें अपना फेस दिखा भी नहीं सकता हूँ। यहाँ पे शाओ उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। मुझे भी एक कंपनी में जॉब मिल गई है। मैं एक कंपनी का ड्राइवर बन गया हूँ। तो आज से मैं भी तुम्हारी इनकम करने में मदद करूँगा। और वो वहाँ पे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे ब्रदर का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए। जो यहाँ पे खुश होके कहने लगती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और पैसा कमाएँगे और अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि बायलू को, जिसे अपनी फ्रेंड से पता लगता है कि शाओ और जो ने मिलकर अपनी ब्रदर का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दिया है। बायलू को ये बात हज़म नहीं होती है और वो कहती है कि वो बेकार सा लड़का किसी अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ सकता है। बायलू वहाँ पे कहने लगती है कि तुम उसकी स्कूल की जो टीचर है वो मेरी फ्रेंड है। अब देखो किस तरह से मैं जो के ब्रदर को उस स्कूल से बाहर निकाल देती हूँ। हमें आगे दिखाया देता है कि जब जो अपने ब्रदर को स्कूल में लेने जाती है, दो टीचर जो के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है और कहती है तुम जैसे पुअर लड़की का ब्रदर हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स उन्हें कार में रिसीव करने आते हैं, तो तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे कैसे पढ़ सकता है? जो यहाँ पे परेशान हो जाती है और पूरे स्कूल में अपने ब्रदर को ढूंढने लगती है। तो यहाँ पे उसे अपना ब्रदर एक वॉश बेसिन में मिलता है। वो वहाँ पे अपने भाई को वहां से निकालती है। तो तभी वो टीचर भी आ जाती है वहाँ पर और कहती है कि तुम्हारे हमारे स्कूल में आकर क्या तमाशा कर रही हो? जो वहाँ पे उससे कहती है कि तुम्हें दिखता नहीं है कि किसी ने मेरे भाई को वॉशरूम में लॉक कर दिया है? तो वो वहाँ पे उसका ब्रदर कहने लगता है जो से कि मुझे इन्होंने ही लॉक किया था इस वॉशरूम में। तो मुझे वो बहुत ही बुली कर रही थी। ये सुन के जो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि मैं प्रिंसिपल से बात करूँगी इस बारे में, कि तुम एक बच्चे को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो? जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है तो देखती है वहां पर भी वही औरत बैठी हुई है, जो कि जो से कह रही थी कि इस स्कूल का प्रिंसिपल मेरा ही हस्बैंड है। जो भी तुम्हें बात करनी है तो मुझसे कर सकती हो। जो यहाँ पे उससे अच्छे से बात करती है और कहती है कि मेरे ब्रदर के साथ यहाँ पे गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं, आप एक टीचर है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे वो टीचर उल्टा जो को ही बातें सुनाने लगती है, कहती है कि तुम जैसी पुअर लड़की और तुम्हारा पूरा ब्रदर इस स्कूल में पढ़ना डिजर्व नहीं करते। तो इसके साथ तो ऐसा ही बिहेव होगा, क्योंकि तुम्हारे ब्रदर को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये यहाँ पे अच्छे बच्चों के साथ फाइट कर रहा था, इसलिए उसे वॉशरूम में लॉक कर दिया गया था ताकि इसे सबक मिले। यहाँ पे जो को इस टीचर का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो कहती है कि आप टीचर होके एक बच्चे के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हैं? तो वो टीचर जो को ही बातें सुनाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें और तुम्हारे इस ब्रदर को इस स्कूल से बाहर निकाल देती हूँ। लेकिन जो कहती है कि हमने यहाँ पे इसका एडमिशन करवाया है, हम पूरी फीस दे रहे हैं, तो तुम हमें यहाँ से कैसे बाहर निकाल सकती हो? मेरे ब्रदर को हक है इस स्कूल में पढ़ने का। लेकिन वो टीचर कहने लगती है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल मेरे हस्बैंड हैं, तो यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी। मैं तुम्हारे ब्रदर को इस स्कूल से बाहर निकाल देती हूँ। ये बात को लेकर इन दोनों में बहस होने लगती है। लेकिन वो तभी वो पर्सन आ जाता है एक जो कि प्रिंसिपल होता है और साथ में उस लड़की का हस्बैंड भी। वो लेडी अपने हस्बैंड से कहती है अभी देखो ना ये दोनों मिलकर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, ये पुअर बॉय हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, तुम इसे निकाल दो। तो उसका हस्बैंड कहता है कि बेबी तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वो जूस से उसके ब्रदर का नाम पूछता है, तो उसके ब्रदर का नाम सुनता है तो वो वहाँ पे उस प्रिंसिपल की खुद से सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि उसे तो खुद पीछे से ऑर्डर्स मिले थे कि निक की कंपनी से इस बॉय का अच्छे से ध्यान ध्यान रखा जाए। लेकिन यहाँ पे तो उसी बच्चे के साथ ही गलत हो रहा था।
वो वहाँ पे बहुत ही घबरा जाता है और अपनी वाइफ को डाँटने लगता है। उसकी वाइफ उसे कहती है, "तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो?" ये लेडी यहाँ पे अपने हस्बैंड से स्कूल से निकालने के लिए कहने लगती है, अपने हस्बैंड को कहती है। लेकिन उसका हस्बैंड उसी पे हाथ उठा देता है और कहता है, "तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर दी है मेरे लिए?" तभी वहाँ पे एक फैमिली और आ जाती है अपने 2 डॉटर्स को लेकर। और कहने लगती है कि हमारी बेटियों को किसी ने परेशान किया है। हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं। लेकिन जो कहती है कि मेरे ब्रदर ने नहीं बल्कि आपकी डॉटर्स ने ही मेरे ब्रदर को परेशान किया है। लेकिन वो फैमिली तो उल्टा जो के पीछे ही पड़ जाते हैं। उसे भला-बुरा कहते हैं और साथ में पुअर कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम जैसी पुअर फैमिली यहाँ पे पढ़ना डिज़र्व नहीं करती। वो प्रिंसिपल से कहती हैं कि इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। जो को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती तो वो उनसे यहाँ पे आर्ग्यू करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शाओ भी आ जाता है। शाओ को देखकर प्रिंसिपल तो बिल्कुल चुप ही हो जाता है। वो वहाँ पे जो फैमिली होती है वो कहने लगती, ओह! तो ये है तुम्हारा हस्बैंड? जो कि लैंड फैमिली का इनलीगल बेटा है और जिसे घर से निकाल दिया गया है। तुम उसके बल पे इतना उछल रही हो। जो वहां पे उसे चुप रहने के लिए कहती है उन्हें। शाओ जो को शांत करवाता है और उस फैमिली से कहता है कि अच्छा होगा कि अगर तुम मेरी वाइफ से और उसके ब्रदर से माफी मांग लो, वरना तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन वो फैमिली डरती नहीं है और उल्टा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है शाओ और जो की। वो यहाँ पे उसे बार बार इनलीगल कह रही होती है। जो बात जो को बहुत ही बुरी लग रही होती है। वहाँ पे वो फैमिली कहने लगती है कि तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में? हम तुम लोगों को बर्बाद कर सकते हैं। तुम्हें पता भी है कि हम लोग इंटरनेशनल जो कंपनी की निक्की है, उनके साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। उसके बाद तो हम और भी रिच हो जाएंगे। यहाँ पे शाओ उनसे कहता है, 2 मिनट देता हूँ मैं तुम लोगों को। माफी मांग लो मेरी वाइफ से, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो हस्बैंड वाइफ बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनते। तभी हम देखते हैं उन दोनों हस्बैंड वाइफ के पास एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया गया है। और साथ में वो लोग जो निक्की इंटरनेशनल कंपनी के साथ कॉपरेट करने वाले थे, उस कॉपरेशन को भी तोड़ दिया गया है। यहाँ पे वो दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं यहाँ पे शाओ से, क्या ये सब तुमने करवाया है? शाओ कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था। वहां पे वो दोनों मजबूर हो जाते हैं और शाओ से और जो से माफी मांगने लगते हैं। शाओ कहता है कि मुझसे नहीं बल्कि जो से माफी मांगो। तो वो दोनों माफी मांगने लगते हैं। साथ में वो जो के ब्रदर से भी माफी मांगते हैं। जो का ब्रदर कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने सिखाया है, अगर आपसे कोई माफी मांगे तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन शाओ फिर भी उन्हें वार्न करता है और कहता है, अच्छा हो गया तुम लोग इस कंट्री से कहीं दूर चले जाओ। तो वो दोनों तो अपने बच्चे को वहां से लेके चले जाते हैं। उसके बाद शाओ प्रिंसिपल की वाइफ की तरफ इशारा करता है और कहता है, तुमने भी मेरी फैमिली की बहुत इंसल्ट की है। वो अपनी नीज पर बैठकर माफी मांगने लगती है जो से और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। शाओ यहाँ पर उसे एक वार्निंग देता है और प्रिंसिपल से कहता है कि अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखो और इन्हें जहाँ से जाने को कहता है। ये सब देखकर जो काफी कंफ्यूज हो जाती है तो कहने लगती है शाओ से कि ये सब क्या तुमने किया है और ये लोग तुम्हारी बात क्यों मान रहे हैं और तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आई? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो शाओ? शाओ कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। एक्चुअली जिस कंपनी में तुम काम कर रही हो, निक इंटरनेशनल कंपनी में, मैं भी उसी कंपनी का ड्राइवर हूँ। लेकिन हाँ, मेरे जो बॉस है ना निक, उनकी जान को खतरा है, इसीलिए वो किसी के सामने आ नहीं रहे हैं और उनका सब्स्टिट्यूट बनकर मैं वर्क कर रहा हूँ उनकी जगह पे। और मुझे कुछ गार्ड्स भी दिए गए हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसे सबको ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं ही उस कंपनी का हेड हूँ। लेकिन ये सब एक दिखावा है दुनिया के सामने, ताकि हमारी कंपनी के बॉस को कोई हार्म नहीं कर पाए। ये सुनकर उसके लिए परेशान होने लगती है शो। तुम ये जॉब क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं जो जॉब कर रही हूँ उसी में अपने घर का खर्च चला लेंगे। लेकिन यहाँ पे शाओ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये सारा ड्रामा को बस कुछ दिनों का ही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। और वैसे भी मेरे पास बॉडीगार्ड्स है जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, तुम चिंता मत करो। जो यहाँ पे कहती है कि ठीक है मगर तुम अपना ध्यान रखना। वो वहां से जाने लगती है। यहाँ पे शाओ सोचता है, मैं तुम्हें भी कुछ नहीं बता सकता हूँ जो, जब तक कि मेरा रिवेंज पूरा ना हो जाए, और इसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। आगे देखते हैं कि बाइलू को, जिसके पास उसकी फ्रेंड पहुंचती है और उसे स्कूल में हुई सारी बातें बताती है और कहती है वहां पे जो और शाओ ने मिलकर बहुत ही धमाका किया। मैं वो तो बहुत पावरफुल बन के सामने आए थे।
वो क्या सोचने लगती है, बालू ये कैसे हो सकता है, शाओ को तो उसकी फैमिली ने घर से निकाल दिया है, वो तो पावरफुल हो ही नहीं सकता है, इसके पीछे किसी और का हाथ होगा, हमें पता लगाना होगा। लेकिन हाँ, तब तक उन्हें ये ना पता लग पाए जो भी वहां पे हुआ था वो हमने करवाया था, इस चीज को तुम कवर अप कर लेना। उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है मैं ये सब हैंडल कर लूंगी, साथ में वो उसे एक पार्टी का इनविटेशन भी देती है और कहती है आज रात एक पार्टी होने वाली है जिसमें कि सभी बड़ी कंपनियों के लोग आने वाले हैं, और साथ में तुम्हें पता है इंटरनेशनल कंपनी के जो हेड है निक, वो भी वहां पे आने वाले हैं। उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है, सब लोग उसे पहली बार देखेंगे। तो वहां पे बायलू के दिमाग में एक आइडिया आता है। बायलू यहाँ पे सोचने लगती है कि ये से मैरिज करने से अच्छा होगा मैं उस निक से मैरिज कर लूं, जिससे कि मेरी फैमिली और भी ज्यादा रिच और पावरफुल हो जाएगी। वो यहाँ पे ये सब सोचने लगती है। बाद में हमें पार्टी में दिखाया जाता है कि जहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज हम लोग उस इंटरनेशनल कंपनी के मालिक को दिख पाएंगे जिसे किसी ने भी नहीं देखा है। साथ में वो लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि उस पर्सन ने तो लैन फैमिली के 51% शेयर को भी परचेज कर लिया है, वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वो हमारे साथ कॉपरेट कर ले बिजनेस में तो हमें बहुत ही फायदा होगा। देखते हैं कि वहां पे बायलू भी आती है और जाके मिलती है यी की मॉम से। कहने लगती है कि आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। ये की मैम कहती है कि मैं यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी के ऑनर निक से मिलने आई हूँ, क्योंकि उसने हमारी कंपनी के 51% शेयर्स को खरीद लिया है। उस चक्कर में मैं थोड़ी परेशान हूँ। यहाँ पे बायलू अच्छा बनने का दिखावा करती है और कहती है कि आंटी आप परेशान मत होइए, हमारी फ्रेंड कंपनी की मदद करेगी आपकी, क्योंकि हम लोग बचपन से ही साथ हैं। यहाँ पे आंटी भी खुश होती हैं और उससे कहती है कि वैसे तो ये अभी मैरिज नहीं करना चाहता है, लेकिन मैं उसी से तुम्हारी मैरिज करवाऊंगी, और ये कहकर उसे अपना एक ब्रेसलेट पहना देती है। यहाँ पे ये सुनकर बायलू भी खुश हो जाती है। बायलू यहाँ पे इसी कहने लगती है कि मुझे पता चला है कि फिलहाल तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम्स में चल रही है, लेकिन तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। ये यहाँ पे कि उसे कहता है कि ये मेरा फैमिली मैटर है तो तुम मुझसे दूर ही रहो, और उसे इग्नोर कर देता है। ये बात बायलू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बायलू सोचती है कि तुम्हें तो मैं अब जरूर सबक सिखाऊंगी जी, पहले मैं मैरिज कर लूं उस निक से, उसके बाद सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर आएगा, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर दिखाऊंगी। तभी लोग कहने लगते कि देखो इंटरनेशनल कंपनी का ऑनर अपनी निक आ गया है। तो हम देखते हैं कि शाओ और जो एंट्री लेते हैं, लेकिन सब लोग उसे देख के उन्हें इंसल्ट करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें पार्टी में किसी ने नहीं बुलाया तो तुम लोग यहाँ पे नहीं आना चाहिए, हमने तो यहाँ पे निक के लिए पार्टी रखी है जो कि इंटरनेशनल कंपनी का मालिक है, तुम जैसे टीचरों को नहीं बुलाया हमने यहाँ पे। जो कोई ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो यहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे एक लेडी जो कि इंसल्ट करने लगती है तो शाओ उसे चुप रहने को कहता है। तो सभी लोग फिर शाओ को उल्टा कहने लगते हैं कि तुम एक इनलीगल बेटे हो, वो भी लैन फैमिली के, जिसे खुद लैन फैमिली ने घर से निकाला है, तो तुम तो चुप ही करो। वहां पे तभी एक और वैन नाम का पर्सन आता है, तो सभी उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आपकी कंपनी के हेड नहीं आए अभी तक क्या, हम तो कब से उनका वेट कर रहे हैं। तभी नैन उससे कहता है कि शायद तुम लोग अंधे हो, मेरे बॉस तो कब के यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन तुम लोगों को वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। वहां पे वो जाकर सभी को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है और उन्हें कहता है कि जिस पर्सन के साथ तुम अभी बदतमीजी कर रहे थे ना, वही है निक है, जो कि इंटरनेशनल कंपनी के मालिक हैं। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं और बायलू के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे तो सपने में भी से नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वहां पे सभी लोग फिर जोब से और शाओ से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दें, हमें नहीं पता था कि आप ही निक हैं। यहाँ पे थोड़ी घबरा रही होती है जो, कहती है कि अगर सबको सच्चाई पता लग गई शाओ तो क्या होगा। शाओ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस तुम अच्छे से एक्टिंग करो। जो कहती है कि हाँ ठीक है मैं अच्छे से एक्टिंग करूंगी, किसी को कुछ नहीं पता चलने दूंगी। यहाँ पे उन सभी से वो शाओ कह देता है मैं आप लोगों की कंपनी के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग बदतमीज लोग हैं। तभी हम देखते हैं कि शाओ के डैड आ जाते हैं और उसे एक चांटा मारते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या ड्रामा कर रहे हो, तुम्हें हमारी कंपनी के शेयर हमें वापस करने होंगे। शाओ कहता है कि ओ तो फिर आपको सिर्फ अपने शेयर्स की पड़ी है, मैं आपको शेयर्स वापस कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको अपनी फैमिली का नाम मुझे देना होगा सबके सामने, मुझे एक्सेप्ट करना होगा अपने सन के तौर पे, मैं इनलीगल सन नहीं खिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टेप मदर कहने लगती है कि शाओ से तुम अपनी हदों से कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहे हो, हमें तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या इतना काफी नहीं है। शाओ कहता है कि हाँ आपको लगता होगा ये सब काफी है, लेकिन ये सब काफी नहीं है, क्योंकि असल में तो आपने तो मेरी मॉम का हक छीना था।
यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा होने लगता है। उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, अच्छा होगा तुम चुपचाप हमारी कंपनी के शेयर्स हमें वापस कर दो और ये ड्रामा करना बंद कर दो। शाओ कहता है ठीक है, शेयर्स वापस दे दूंगा, बस उसके बदले में आपको मुझे 3,000 बिलियन रुपीस देने पड़ेंगे। ये सुन के तो पार्टी में और भी लोग होते हैं, वो दंग हो जाते हैं और कहते हैं अगर सच में लैन फैमिली इतनी पैसे शाओ को देगी तो वो तो बैंकरप्ट हो जाएगी। यहाँ पे उसकी स्टेप मदर चिल्लाने लगती है शाओ पे, और तो शाओ कहता है कि प्लीज तो आप चुप रहिए। शाओ के फादर उसे बहुत बुला भला कहने लगते हैं, कहते हैं कि काश तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं गई। शाओ को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो बीच में बोलने लगती है और कहती है कि आप अपने बेटे के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं, आप कैसे फादर हैं। यहाँ पे शाओ उसके जो को चुप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये फैमिली मैटर है, तुम इससे दूर रहो। तो शाओ कहता है ठीक है, अगर ये फैमिली मैटर है ना तो अब फैमिली की तरह ही बात करेंगे। वो वहां पे अपने फादर से कहता है कि आपने ड्रंक होकर मेरी मॉम को प्रेग्नेंट किया और उन्हें बाद में छोड़ दिया, वो भी इस लेडी के लिए, तो इसकी में किसकी गलती थी, मेरी मॉम की नहीं बल्कि आपकी। और आपने उन्हें फोर्स किया था मुझे जन्म देने के लिए ताकि आप मुझे अपने पास रख सके और ग्रैंडफादर से ज्यादा शेयर्स ले सके, ताकि ग्रैंडफादर मेरी अंकल्स को प्रॉपर्टी का शेयर्स ना दे दें। तो इसमें घटिया पर्सन कौन हुआ। वहां पे अपने डैड से को सारी सच्चाई बताने लगता है, तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। शाव कहता है कि ये सब तो मुझे अपनी स्टेप मॉम से वजह से पता चला है, तो मैं उनका इस चीज के लिए थैंक यू कहता हूँ। यहाँ पे उनके बीच में यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी गर्मी होने लगती है, तो शाव की मॉम बहुत ज्यादा शाव पे चिल्लाने लगती है। शाव कहता है कि आप अब बस करें, बहुत हो चुका है आपका ड्रामा, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, आप लोग मुझे नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। शाओ की ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी स्टेप मॉम उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि इसका मतलब ये है कि इतने सालों से तुम हमें पागल बना रहे थे, तुम यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी के हेड बनकर बैठे हुए हो और हमारे सामने ऐसा दिखावा कर रहे थे, तुम सिर्फ पूरा दिन ड्रिंक करते रहते हो। यहाँ पे शाओ उनसे कहते हैं कि बिल्कुल मुझे ये सब करना पड़ा, नहीं तो मुझे आपकी सच्चाई कैसे पता चलती, और आपका तो मैं बहुत ही थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि आपने ही तो अब सारी सच्चाई मेरे सामने लाई है, नहीं तो मुझे तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता। शाओ के फादर कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हें हमारे सारे शेयर्स वापस करने होंगे वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शाओ कहता है कि मैं आपके आगे नहीं झुकूंगा, आपने मेरे साथ और मेरी मॉम के साथ जो कुछ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन मैं आपकी अब एक बात नहीं मानूंगा। यहाँ पे शाओ के फादर उस पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, तो कहने लगती है जो आप कैसे फादर हैं जो अपने सन के साथ ऐसे बातें कर रहे हैं। शाओ के फादर जहाँ पे जाओ पे हाथ उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें रोक देता है। शाओ कहता है कि अगर भूल की भी मत करना वरना मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो वहां पे यहाँ पे पेरेंट्स को इतना मजबूर कर देता है उनकी गलतियां बताकर कि वो लोग शर्मिंदा हो जाएं। इसके बाद वो कहते हैं कि हमारी कंपनी को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। शाओ यहाँ पे कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन आपको पहले मेरी मॉम की ग्रेव पे जाके माफी मांगनी होगी, उसके बाद ही मैं इस बारे में सोचूंगा। यहाँ पे फादर ये बात मानने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन शाओ कह देता है कि आप वो बोर्ड मीटिंग होगी और लैंड फैमिली का हेड मैं ही बनूंगा क्योंकि आपकी सारी कंपनी के शेयर्स मेरे पास ही हैं। यहाँ पे उसके मॉम डैड ये बातें सुनकर चले जाते हैं। यहाँ पे जो कहने लगती है कि शाओ से मैंने सोचा नहीं था तो तुमने इतना सब कुछ देखा होगा अपनी लाइफ में। शाह कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंने उनसे आखिरकार रिवेंज ले लिया है। वो वहां पे हक कर रहा होता है, बाकी जो लोग होते हैं वो वहां पे उसकी तारीफ करने लगते हैं कि किस तरीके से उसने अपनी पहचान वापस ली और अपनी फैमिली से रिवेंज भी लिया। लेकिन तभी बाइलू आ जाती है और काफी अच्छा बनकर बात करने लगती है शाओ से। कहती है कि ब्रदर शाओ मैं तो जानती थी कि आप एक ना एक दिन अपनी फैमिली से अपना हक जरूर लेके रहेंगे। यहाँ पे जो उससे कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, अब तुम्हें तो इस शुरू से ही पसंद नहीं था शाओ, इसलिए तो तुमने उसे मैरिज करने से मना कर दिया था, लेकिन बायलो ड्रामा कर दी है। कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे तो ये पसंद थे मगर मेरी मॉम ने इससे मैरिज करने नहीं दी और तुम्हारी इससे शादी करवा दी। वहां उससे वो बायलू कहती है कि मैं जानती हूँ ब्रदर बायलू आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, आप इसे डिवोर्स देकर जो को मुझसे शादी कर लें। शाओ कहता है कि तुम कैसे सोच सकती कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करूंगा। शाओ से यहाँ पे कहता है तो मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, तुम लगी जैसी लड़की से मैं कभी प्यार नहीं कर सकता। मगर बायलू उसके पीछे पड़ जाती है और कहने लगती है कि ब्रदर आप झूठ बोल रही हो, मैं जानती हूँ कि आपको सिर्फ मुझसे प्यार है, इसीलिए तो आप मुझसे शादी करना चाहते थे।
वहाँ पे वो इतनी पीछे पड़ जाती है कि ये देख के जो को गुस्सा आ जाता है और जो से कह देती है कितनी कमीनी हो तुम, अब तुम्हें पता चल गया था ये इतना रिच है, तुम इसके वापिस साथ पास आनी चाहती हो, इसे मैरिज करना चाहती हो, लेकिन पहले तुम्हें ये पता था कि इसके पास कुछ नहीं है तो तुमने इसे मैरिज करने से इनकार कर दिया था। सच में तुम बहुत ही लालची हो। यहाँ पे भालू करने लगते, तुम ज्यादा मत बोलो जो, वैसे भी मेरी और ब्रदर शाओ की एंगेजमेंट बचपन में ही फिक्स हो गई थी, तो ऐसा करो कि तुम उसे डिवोर्स दे दो और मेरी लाइफ से चली जाओ, क्योंकि अब मैं इनसे मैरिज करूंगी। यहाँ पे जो को बहुत ही गुस्सा आता है तो उसे रोकता है शाओ और कहता है कि बायलू से चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुमसे कभी भी मैरिज नहीं करूंगा। यहाँ पे बायलू अपनी पैर पे ही बैठ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज तुम इसे छोड़ दो जो, क्योंकि मैं इसे प्यार करती हूँ और ये मुझसे मैरिज करेंगे। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करती है जिस वजह से लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और उसकी इंसल्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन शाओ वहां पे साफ साफ बोल देता है अगर जो मुझे छोड़ भी देती है ना तो उसके बाद भी मैं तुमसे इस लाइफ में तो कभी मैरिज करूंगा ही नहीं बायलू। ऐसा कहकर वो अपने साथ जो को साथ में लेकर वहां से चली जाती है और बायलू वहां पे बैठी रहती है। हमें ऑफिस में दिखाया जाता है जहां पर शाओ से मिलने के लिए ही आता है और उसे कहता है कि तुमने कभी मुझे नहीं बताया कि तुम ही हो निक, तो वो भी इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का ऑनर, तुम्हें तो मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। वो उससे आगे कहता है कि तुम हमारे साथ सही नहीं कर रहे हो, तुम फैमिली के साथ ये सब नहीं कर सकते हो शाओ। शाओ कहता है कि कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं आप, उन्होंने कभी मुझे अपनी फैमिली माना भी है, तो मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ और आप यहाँ पे मॉम डैड की जगह आकर मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। वहां पे वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम फैमिली के साथ ये सब मत करो, कंपनी को बर्बाद मत करो, लेकिन शाओ यहाँ पे कह देता है कि मैंने हमेशा आपको ब्रदर के जैसे माना है तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस मैटर में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो मुझे करना है वो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि इस फैमिली ने मेरी मॉम के साथ बहुत कुछ गलत किया है। यहाँ पे ही उससे कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे फिर मैं भी तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं समझूंगा और तुम्हारे साथ पूरे तरीके से फाइट करूंगा, वो भी बिजनेस में। तो यहाँ पे वो उससे शाओ कह देता है कि आपको जैसे करना है आप कर सकते हैं भाई। वो वहां से चला जाता है। इतने में रात में जब शाओ घर लौट आता है तो उसे वो लेट आने का कारण पूछती है जो। शाओ कहता है आज बहुत सारी मीटिंग थी इसलिए मैं लेट हो गया, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, ऐसा कहकर वो उससे रोमांटिक होने लगता है। लेकिन तभी जो का ब्रदर आ जाता है और कहने लगता है शाओ से कि आपको पता नहीं है ब्रदर इन लॉ सिस्टर आपका पूरे दिन मिस कर रही थी, वो आपके बारे में काफी सारी बातें भी कर रही थी। शाओ से पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर ने मेरे बारे में क्या कहा, जरा मुझे बताना। यहाँ पे वो लिटिल बॉय कहता है ये कह रही थी आप बहुत ही हैंडसम है और बहुत क्यूट भी, और आप दी का बहुत ख्याल रखते हैं, और मैंने पढ़ा है बुक्स में जब भी लड़की किसी लड़के की इतनी तारीफ कर लेती है तो उसका मतलब है वो उससे बहुत प्यार करती है, तो कहीं ये तो नहीं है कि मेरी सिस्टर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है शाओ को। वो उससे के ब्रदर को कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारी सिस्टर मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पे वो लिटिल बॉय कहने लगता है कि फिर तो जल्दी से आपको मुझे छोटा सा भाई बहन दे देना चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं। तो यहाँ पे शाओ से कहता है कि हम तुम्हें छोटा भाई बहन नहीं बल्कि नेफ्यू देंगे जिसके तुम खेलोगे, क्योंकि तुम तो उसके अंकल बनोगे ना। यहाँ पे जो कहते हैं कि तुम लोग कैसी बातें कर रही हो, वो यहाँ पे उसके अपने ब्रदर से कहती है कि तुम अपने रूम में जाके सो जाओ। यहाँ पे उनका ब्रदर भाई तो कहता है और साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे जल्दी से एक नेफ्यू चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं, ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ पे जो शाओ होता है तो रोमांटिक हो जाता है जो के साथ और उसे किस करके रूम में ले जाता है। इससे पहले कि वो उसके साथ रोमांस करता उसे रोक देती है जो, और कहती है कि हमारे बीच तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और एक दिन शायद हमें अलग भी होना पड़ेगा। ये बात उसे पर शाओ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि जो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती है, वो इसलिए उससे माफी मांगती है और उसे रूम में छोड़ के चला जाता है। और यहाँ पे जो को भी ऐसा लगता है कि शायद शाओ उसके लिए फीलिंग नहीं रखता है, इसीलिए वो उसके करीब नहीं आया। जहाँ पे इस तरीके से वो दोनों गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। और आगे देखते हैं हम जोक से मिलने के लिए आई होती है वाइलू, जो उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या कम है। बाइलू उसे कहती है कि 10 मिलियन का चेक देती है और कहती है कि तुम शाओ को छोड़ दो क्योंकि मैं इससे मैरिज करूंगी। लेकिन बाइलू की उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है मैं उसे कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगी, वो मेरा हस्बैंड है, तुम कैसी बातें कर रही हो। बाइलू कहती है कि कैसा हस्बैंड है वो जो कि हर रात बार में गुजारता है। जो कहती है कि वो सिर्फ वकील के वहां पे जाता है, तुम उसे गलत समझ रही हो। लेकिन बाइलू उसके बारे में गलत बातें ही कहती है जो को।
वो एक दिन तुम्हें छोड़ देगा क्योंकि वो तुम जैसी लड़की के साथ कभी नहीं रह सकता। इससे अच्छा होगा कि तुम ये पैसे उठाओ और वो तो डिवोर्स देके चली जाओ। उसकी बातें यहाँ पे असर कर देती है जो पर। उसे भी ऐसा लगता है कि शायद शाह उससे प्यार नहीं करता है, और वैसे भी उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एक ना एक दिन तो वो ये खत्म ही होनी है। लेकिन फिर भी वो उसे कह देती है बायलू को कि बेशक हाँ, एक दिन मैं उसे जरूर डिवोर्स दे दूंगी, पर वो तुम्हारे देने कहने पे तो कभी ना दूं। ये कहकर वो घर चली जाती है, जहाँ पे जाकर वो अपने ब्रदर से मिलती है। तभी उसके पास कॉल आता है शाव का, जो इसे कहता है कि एक बिजनेस की वजह से मुझे आज कंट्री से बाहर जाना होगा, मैं 2 दिन बाद आऊंगा, तो तुम अपना ध्यान रखना। जो उसे कहती है कि ठीक है। लेकिन तभी उसके घर की रिंग बेल करती है, डोर रिंग। तो वहां पे 3-4 लोग होते हैं जो कि काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं, और कहते हैं कि आपके लिए मिस चाओ ने भेजा था। ये सब देखकर बहुत हैरान होती है जो। वो उन गिफ्ट्स को रूम के अंदर रखवा लेती है, और उसके बाद शाओ को कॉल करती है और कहती है कि ये सब क्या है, तुम इतना खर्च क्यों कर रहे हो पैसों को, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो शाओ उसे कहता है कि मेरे बॉस ने मुझे खुश होकर बोनस दिया था, इसलिए मैंने प्रीति की वाइफ के लिए कुछ चीजें खरीदी हैं। प्लीज तुम इस चीजों के लिए तुम मुझसे नाराज मत होना। तो वो उसे कहता है मुझे भी मीटिंग के लिए जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। तभी हम देखते हैं उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जिसका नाम होता है रुआनी, जो कि उसकी दूसरी कंपनी की मैनेजर होती है और उसके साथ तभी से वर्क कर रही होती है, और वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड भी नजर आती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है शाह, और अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। लेकिन वानी सोच रही होती है कि आज मीटिंग के बाद नाइट स्पेंड करूंगी और तुम्हें अपना बना लूंगी। तो बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करा देती है। जब उसे वो उसके रूम की तरफ ले जा रही होती है तो उसकी क्लोज आने की कोशिश भी करती है, लेकिन शाह उसे दूर कर देता है खुद से, और कहता है प्लीज मेरे इतने करीब मत आओ, क्योंकि मेरी वाइफ को पता चल गया तो मुझसे बहुत नाराज होगी। ये सुनते हुए रवानी को बहुत ही शौक लगता है। वो कहती क्या तुमने मैरिज कर ली, पर तुमने तो खाता तुम कभी मैरिज नहीं करोगे। यहाँ पे काफी ड्रंक कंडीशन में होता है शाह, तो कहता है कि मेरी बहुत प्रिटी वाइफ है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी और लड़की के करीब जाऊं। ऐसा कहकर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है, लेकिन रुवानी को ये बात बहुत ही परेशान करती है। इसलिए वो अपने मैनेजर के पास कॉल करती है और कहती है कि पता करो शाह ने किससे मैरिज की है। और अगले दिन दिखाया जाता है कि वहां पे एक लड़की आती है फाइल लेकर, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो के बारे में। तो वहां पर यानी को जो के बारे में सब बता भी देती है कि किस तरीके से उसकी मैरिज हुई है शाह के साथ। रुहानी ये सुनकर कहती है ओह, तो वो कंट्री साइड की लड़की है, वो कभी भी रह नहीं रह सकती है शाह के साथ, शाह तो सिर्फ मेरा ही है। और ऐसा कहकर वो शाह के रूम में जाती है, जहाँ पे शाह वापस जाने की अपनी पैकिंग कर रहा होता है। रूहानी उसे यहाँ पे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने मैरिज कर ली है। शाह कहता है कि हाँ मैंने मैरिज कर ली है और मेरी वाइफ बहुत ही खूबसूरत है। शाह से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। मुझे वापस जाना है क्योंकि मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। रूहानी कहती है कि मुझे इन डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। शाह जैसे भी उस फाइल को लेने की कोशिश करता है, रूहानी जानबूझ के उसे गिरा देती है नीचे। शाह उसे यहाँ पे उठाने में मदद करता है फाइल को। रूहानी उसके करीब आके एकदम उससे टकरा जाती है और उसकी टाई पे लिपस्टिक के निशान छोड़ देती है। शाह उससे यहाँ पे कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो। रुहानी कहती है आई एम सॉरी, ये सब गलती से हो गया है। वो उसे पेपर पर साइन करने के लिए कहती है, तो शाह उन पेपर्स पर साइन करने में बिजी हो जाता है। इसी चक्कर में रुहानी उसके बैग में अपनी एक लिपस्टिक भी गेर देती है, और सोचने लगती है कि जब ये सामान वो देखेगी इसकी वाइफ तो पक्का इन दोनों में झगड़ा होगा, तो ये दोनों अलग भी हो जाएंगे। यहाँ पे उस फाइल को लेकर वहां से चली जाती है। शाओ को कुछ भी पता नहीं चलता, वो अपना सामान पैक करके अपनी कंट्री में वापस आ जाता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है जो, उसे लगता है कि शायद शाओ आ गया होगा, लेकिन वहां पे शाओ नहीं बल्कि उसका एक गार्ड होता है। वो वहां पे उसे कहता है कि बॉस थोड़े बिजी हैं इसलिए लेट आएंगे, उन्होंने अपना सामान भेजा है। तो यहाँ पे जो उसके बैग को ले लेती है और उसके बैग को अनपैक करने ही वाली होती है, तो उसका डोर फिर से नॉक होता है। जो जाके दरवाजा खोलती है वहां पे बायलू होती है, जो उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो। बायलू कहती है कि मैं तुम्हें फिर से फोन करने आई हूँ कि अच्छा अच्छा